I'll try having a very brief overview of the transport layer again, just to memorize the things or to repeat the things. If we get any questions तो हम उनको discuss कर लेंगे, वरना हम अपनी जो network layer है उससे continue करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए हमने कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियरली देखा। फर्स्ट वी एग्रीड that basic services offered by the transport layer are multiplexing and demultiplexing. Transport layer mainly deals or mainly starts its work when my data packets reaches at my own system, ठीक है। जब मेरे डेटा पैकेट्स ट्रांजिट में होते हैं, इस नेटवर्क से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त, या इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जब मेरे डेटा पैकेट्स ट्रांजिशन में होते हैं, इस नेटवर्क से इन पैकेट स्विच से ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस वक्त मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल नहीं हो रही होती, उस काम के लिए नेटवर्क लेयर इस्तेमाल हो रही होती है। विल बी गोइंग थ्रू द नेटवर्क लेयर सून। जब डेटा पैकेट्स इस सारी ट्रांजिशन से गुजरने के बाद डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, ठीक है, जब डेटा पैकेट्स इस सर्वर पे या इस क्लाइंट पे पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब इज टू डीमल्टीप्लेक्स द इनकमिंग पैकेट्स, टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैकेट्स जो हैं वो किस प्रोसेस से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी कॉमन फॉर मी टू हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस रनिंग ऑन दिस लैपटॉप। मैं एक ही टाइम पे वेब और व्हाट्सएप और स्काइप और टॉरेंट और विंडोज के अपडेट और बहुत सी दूसरी एप्लीकेशंस चला रहा हो सकता हूँ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस को कॉरेस्पॉन्डिंग पैकेट देना जो है मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर का जॉब था। इसके लिए हमने देखा कि हमें मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए पोर्ट नंबर्स की जरूरत पड़ती है। पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ती है तो हमने यूडीपी और टीसीपी पोर्ट नंबर के केसेस में आइडेंटिफाई किया कि यूडीपी सॉकेट जो है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। टीसीपी सॉकेट जो है दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय 4 आइटम्स: सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। देन वी टॉक्ड कि यूडीपी जो है बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट, बहुत एक मिनिमल परफॉर्मेंस देने वाला या मिनिमल एफर्ट करने वाला प्रोटोकॉल है। इसका काम सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करवाना है। सिर्फ एक एडिशनल चेक मौजूद है जस्ट टू चेक कि इनकमिंग पैकेट्स जो हैं उनमें कोई बिट्स या डेटा फ्लिप तो नहीं हो चुका है। टीसीपी में हमें बहुत सी क्वालिटीज मिली। वी टॉक्ड अबाउट रिलायबिलिटी जो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के बिहेवियर पे चलती है। वी टॉक्ड अबाउट फ्लो कंट्रोल जो रिसीवर विंडो साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। वी टॉक्ड अबाउट कॉन्जेस्शन कंट्रोल जो टाइम आउट के ऊपर और एंड टू एंड डिलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद हमने सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ यहाँ सिन और एग के फ्लैग्स देखे, कनेक्शन क्रिएशन और कनेक्शन टर्मिनेशन के मैकेनिज्म्स देखे। देन वी लर्न कि हमारे पास ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए जिनका मुख्तलिफ कामों में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्टेड वन क्वेश्चन के सीक्वेंस नंबर इफ दिस इज अ 32-बिट नंबर, तो 4 गीगा से ज्यादा नंबर तो मैं ट्रांसफर ही नहीं कर सकता हूँ। तो व्हाट इफ I have to transfer a file having 10 GBs or 20 GBs of data, तो सीक्वेंस नंबर्स तो रैप अराउंड होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ सकती है, अगर सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड होना शुरू हो जाएंगे तो व्हाट अबाउट अ फास्टर नेटवर्क? हो सकता है मेरे पास 10 गीगाबिट पर सेकंड का या 5 गीगाबिट या इवन गीगाबिट पर सेकंड का कनेक्शन हो। तो दिस इज वेरी लाइकली कि रैप अराउंड होने के बाद वाला सीक्वेंस नंबर जो है वो भी नेटवर्क में ट्रांजिशन में मौजूद हो। बहुत कम चांसेस हैं इस तरह की सिचुएशन आने के, लेकिन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शंस के फील्ड को यूज कर सकते हैं टू ऐड टाइम स्टैम्प्स विद द डेटा, ठीक है। और इस तरह की बहुत से यूजेस हो सकते हैं ऑप्शंस के। मैंने आपसे ये भी कहा कि आप अपनी वायरशार्क की जो असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर देख सकते हैं ऑप्शन के फील्ड की एडिशनल चीजों को लेके आने के लिए। देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइम आउट्स। टाइम आउट्स इंडिकेट कि नेटवर्क में कॉन्जेस्शन आ चुका है। कॉन्जेस्शन आ चुका है तो हम स्लो स्टार्ट पे आते हैं, स्लो स्टार्ट पे आते हैं, देन वी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आवर कॉन्जेस्शन विंडो, जिसका मतलब है कि मैं कितने मैक्सिमम सेगमेंट साइज भेज सकता हूं अनएक्नॉलेज्ड पर आरटीटी। मेरी ये कॉन्जेस्शन विंडो जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है ड्यूरिंग द स्लो स्टार्ट। वंस हम अपनी स्पीक पे पहुंच जाते हैं जो कि हमारा कोई सेट थ्रेशोल्ड होता है, इसके बाद वी स्टार्ट गोइंग लीनियर टिल द टाइम वी फाइंड कि कोई पैकेट लॉस आ गया है, जिसके बाद जो है हम दोबारा से अपने स्लो स्टार्ट के फेज में आ जाते हैं। तो टीसीपी का जो कॉन्जेस्शन का मैकेनिज्म था, दिस इनेबल्ड अस कि हम इंटरनेट के ऊपर बहुत लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन शेयरिंग का मैकेनिज्म चला सकें। सो जब भी हमें नेटवर्क में कॉन्जेस्शन होना शुरू होगा, टीसीपी का कॉन्जेस्शन अवॉइडेंस का मैकेनिज्म
जो है उस कॉन्जेस्शन को आने से रोक देगा बाय रिड्यूसिंग द डेटा सेंडिंग रेट। देन वी टॉक के हमारे पास टीसीपी में मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद हैं फॉर फास्ट स्पीड नेटवर्क्स, फॉर स्लो स्पीड नेटवर्क्स। इसी को हमने एज ए टास्क सोचा था कि हम कोशिश करेंगे हम अपनी मशीन्स पे ढूंढें। आई बिलीव कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी स्पेसिफिक मशीन्स पे टीसीपी का कौन सा वर्जन चल रहा है। टीसीपी का डेटा सेंडिंग का, रिलायबिलिटी का, फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म सेम है सब मशीन्स पे, ठीक है। टीसीपी का कंजेस्शन अवॉइडेंस के जो मैकेनिज्म्स हैं दे वेरी फ्रॉम वर्जन टू वर्जन। टीसीपी के कुछ कॉमन वर्जन जो हैं, दे आर टीसीपी टाहो, टीसीपी रेनो, टीसीपी वेगास। फॉर एग्जांपल टाहो और रेनो, दे डू हैव वन स्मॉल डिफरेंस। व्हेनेवर देयर इज अ पैकेट लॉस, हम कहते हैं कि हम दोबारा से वन मैक्सिमम सेगमेंट साइज के बाद दोबारा से डबल करना शुरू कर देंगे अपनी कंजेस्शन विंडो को। टीसीपी रेनो सेज कि yes we can double the congestion window after every packet loss and we should move to one segment per RTT, or we should start with one segment per RTT after a loss, अगर ये लॉस आता है ड्यू टू अ टाइम आउट इंटरवल। लेकिन अगर लॉस आता है विदाउट एनी टाइम आउट इंटरवल, फॉर एग्जांपल ड्यू टू 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, तो दीज काइंड ऑफ लॉसेस दे डू इंडिकेट कि नेटवर्क में कंजेस्शन नहीं है। पैकेट लॉस की कोई और वजह भी हो सकती है, हो सकता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो, किसी और हो सकता है राउटिंग टेबल्स अभी अपडेट ना हुए हों, कोई और भी रीजन हो सकती है। तो टीसीपी रेनो सेज कि आप मल्टीपल डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के केस में अपनी जो कंजेस्शन की विंडो है उसको 1 पे ना लेके जाएं, उसको हाफ कर दें ऑफ द करंट वैल्यू, तो निस्बतन आप बेहतर जाएंगे। इसके बाद वी हैड अ वेरी स्मॉल डिस्कशन कि फास्टर नेटवर्क्स और स्लोअर नेटवर्क्स में टीसीपी का एक ही मैकेनिज्म चलाना मुश्किल है। इसी वजह से वी डू हैव मल्टीपल डिफरेंट वर्जन्स। When we talk about multiple different versions of TCP, we usually talk about congestion avoidance mechanisms, reliability, flow control, वो mechanisms वैसे ही रहते हैं, ठीक है। congestion avoidance के mechanisms बदलते हैं। For example, imagine a network जो कि 10 gigabit per second के link पे connected है। A packet loss takes it to 1 segment per second जो कि let's say 1000 bytes का है। अब चाहे आप data sending को double कर रहे हैं, ठीक है, in order to be able to reach 10 gigabit per second transmission rate, आप इमेजिन कर सकते हैं आपको कितने ज्यादा राउंड ट्रिप टाइम्स चाहिए, तो उतना टाइम और उतनी बैंडविड्थ वेस्ट हो जाती है। तो फॉर फास्टर नेटवर्क्स हम थोड़े से मुख्तलिफ टीसीपी के मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू आवर कन्वेंशनल मशीन्स। इसी से मैंने आपसे कहा था आप देखिएगा कि आप अपनी मशीन्स पे कौन कौन से टीसीपी के वर्जन यूज कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग दिस ओवरव्यू ऑफ टीसीपी, नाउ वी कैन मूव टू आवर नेटवर्क लेयर। जी, एनीवन आप क्या इस चीज को रिपीट करवा सकते हैं कि नेटवर्क लेयर की फंडामेंटल जॉब क्या थी? वी हैड बीन डिस्कसिंग इट इन आवर ओवरव्यू लेक्चर एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। हर लेयर का कोई एक फंडामेंटल सर्विस थी, कुछ फंडामेंटल रोल्स थे। एप्लीकेशन लेयर के फंडामेंटल रोल्स थे कि उन्होंने एप्लीकेशन के सेमेंटिक्स को देखना है, एप्लीकेशन की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में अगर ग्रुप कम्युनिकेशन है तो मैसेज रिले होने का मैकेनिज्म क्या होगा, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन के मैसेजेस, उनके सेमेंटिक्स को देखना एप्लीकेशन लेयर की जॉब थी। प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा ट्रांसमिशन या डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर की जॉब थी। व्हाई इज देयर अ नेटवर्क लेयर? क्यों जरूरत है हमें इसकी? एनीवन जी? सर फिजिकल नेटवर्क में लॉजिस्टिक्स का काम करती है। फिजिकल नेटवर्क में लॉजिस्टिक्स, maybe yes, can you elaborate a bit please? By logistics you mean data logistics? As in logistics like जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जिस तरह सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, ओके, सर्विसेज जो हैं डेटा सेंड कर रही हैं और रिसीव कर रही हैं, तो फॉर दीज राउटर्स सर्विसेज असल में कुछ भी नहीं है, पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स हैं। अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूंगा तो मैं उनको डेटा ग्राम्स कहना शुरू कर दूंगा, अब ये हम उसकी वजह देखते हैं। तो फॉर माई नेटवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क कोर को डील कर रही है। अभी तक हम जब भी बात कर रहे थे एंड सिस्टम की बात कर रहे थे और एक क्लाउड बना देते थे, वो यूज टू टेल के ये क्लाउड से मुराद ये है कि इसके अंदर कोई मैजिक एग्जिस्ट करता है, इसमें जो कुछ भी जा रहा है अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे ठीक से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। वो यूज टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ क्लाउड। यहाँ पे हम एक एरो बनाते थे डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए, और यहाँ पे भी हम ऐसा ही एक एरो बनाते थे डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। एंड वी यूज्ड टू टेल के
इस क्लाउड के अंदर कोई लॉजिक है, वट एवर एंटर्स द क्लाउड अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन पे ठीक से बाहर निकलता है। ठीक है, ये क्लाउड जो था ये एक जाइगेंटिक वेब ऑफ राउटर्स था। ठीक है, असल में इंटरकनेक्शन थी बहुत सारे डिफरेंट वेब्स की, बहुत सारे डिफरेंट पैकेट स्विचेस के ग्रुप्स की, क्लस्टर्स की। ठीक है, हमने उनको ऑटोनोमस सिस्टम भी कहा अपने पहले ओवरव्यू के लेक्चर में। अभी जब आप लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो यस यू आर राइट के लॉजिस्टिक्स ही हैं, लेकिन डेटा पैकेट्स की, क्योंकि इन पैकेट स्विचेस के लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो व्हाट्सएप का मैसेज है, वो यूट्यूब का कोई वीडियो सेगमेंट है, वो मेरी कोई फोन कॉल है, या कोई टॉरेंट से डाउनलोडेड फाइल का कोई पैकेट है। ये पैकेट स्विचेस जो हैं इनके लिए हर पैकेट जो है इट्स जस्ट लाइक एन एरे ऑफ बाइट्स, जिसके ऊपर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अटैच्ड है। दोस्त एडिशनल दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द एडिशनल हेडर्स वी टॉक्ड अबाउट। टीसीपी का हेडर या यूडीपी का हेडर हो सकता है, नेटवर्क लेयर का हेडर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर का हेडर हो सकता है। तो इन पैकेट स्विचेस पे जो कुछ भी आ रहा है दे एक्चुअली विजुअलाइज दैट दोस इनकमिंग सिग्नल्स एज एरेज ऑफ बाइट्स। उन्हीं एरेज ऑफ बाइट्स में कुछ डेटा है जिसको हम पेलोड कह देते हैं, कुछ हेडर्स हैं मुख्तलिफ नेटवर्क लेयर्स के, जैसे हमने डिस्कस किया हर लेयर जो है उसका कोई ना कोई हेडर मौजूद होगा ताकि उस लेयर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है उस हेडर के जरिए शेयर की जा सके। तो नेटवर्क लेयर की जॉब ये है कि मेरी एंड टू एंड सिस्टम फ्रॉम दिस होस्ट टू एनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन पाथ कैसे ढूंढना है और पैकेट्स को उन पाथ से, उन पैकेट स्विचेस से कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन की हम जब भी बात करेंगे नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ वी कैन एक्चुअली इमेजिन के और वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के जब हम नेटवर्क लेयर की बात करेंगे तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दीज पैकेट स्विचेस कि ये कैसे डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे डेटा को फॉरवर्ड करते हैं, कैसे डेटा को प्रोसेस करते हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? जी, can anyone of you actually differentiate between network layer and transport layer? दोनों के अलग-अलग functions क्या हैं? Why do we need two different layers, two separate layers? तो ट्रांसपोर्ट लेयर जब पीसी पे पहुंच जाता है डेटा तो फिर आगे प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर स्पेसिफिक प्रोसेस, जी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है स्पेसिफिक प्रोसेस आइडेंटिफाई करवा रही है, नेटवर्क लेयर सिस्टम को आइडेंटिफाई करवा रही है। तो ये यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा ट्रांसमिशन। मेरी इस मशीन में चलने वाला स्काइप प्रोसेस जो है वो इस क्लाइंट के ऊपर चलने वाले स्काइप प्रोसेस से बात करता है बाय यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर का काम है डेटा को ट्रेवल करवाना बिटवीन एंड सिस्टम्स। मेरी इस मशीन से निकलने वाला जो डेटा है हो सकता है स्काइप के जरिए इधर भी जा रहा हो, स्काइप के लिए हो सकता है विंडोज के अपडेट के लिए इधर भी आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है व्हाट्सएप के लिए इधर भी आ रहा हो। ठीक है, तो मेरी मशीन से जो निकलने वाला डेटा है वो अपनी इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक कैसे जा रहा है, ये मेरी नेटवर्क लेयर का काम है, एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन। वन मोर थिंग, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर तो हमने कहा था कि जब भी एप्लीकेशन के डेटा पे ट्रांसपोर्ट का हेडर लग जाता है तो अपनी कम्युनिकेशंस को आसान करने के लिए हम कहते हैं कि ये एक सेगमेंट है। सो व्हेनेवर वी राइट अ वर्ड सेगमेंट वी मीन अ ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा पैकेट जिस पे ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग चुका है। ठीक है, ऐसे ही जब भी किसी डेटा पैकेट के ऊपर आईपी लेयर का हेडर लग चुका होता है वी कॉल इट एन आईपी डेटाग्राम। तो आपको लिटरेचर में, कम्युनिकेशन में मुख्तलिफ जगहों पे जब भी वर्ड डेटाग्राम लिखा हुआ मिलेगा दैट एक्चुअली मीन्स के इस पे ऐसा पैकेट है जिस पे नेटवर्क लेयर का हेडर लग चुका है। जब भी सेगमेंट लिखा हुआ मिलेगा जनरली इट मीन्स के ये कोई ऐसा पैकेट है जिस पे ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लग चुका है। देन वी टॉक्ड अबाउट एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने डिस्कस किया था इन दोनों लेयर्स के टाइम पे कि ये दोनों एंड सिस्टम्स पे हैं। जनरली एप्लीकेशन लेयर जो है सारी की सारी एप्लीकेशन लॉजिक एंड सिस्टम पे ले जाती है। नेटवर्क जो है, कोर नेटवर्क जो है, ये सिर्फ पैकेट स्विचिंग के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। सिर्फ इस एप्लीकेशन की रनिंग के लिए जो डेटा एक्सचेंज चाहिए होता है वो इस नेटवर्क से हो रहा होता है। नेटवर्क लेयर की और कोई जॉब नहीं है। ठीक है, तो जब हमने इसी वजह से हमने बात की थी कि एप्लीकेशन की सारी लॉजिक एंड सिस्टम्स पे ले जाने से नेटवर्क पे बर्डन काम होना शुरू हो जाता है। तो इवन सम ऑफ दोज वेरी एसेंशियल नेटवर्क सर्विसेज वी मूव देम टू एंड सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल
DNS was one very essential network service, हमने उसको एंड सिस्टम्स पे एप्लीकेशन लेयर के तौर पे चलाया। तो नेटवर्क के पैकेट स्विचेस पे कोई प्रोसेसिंग का बर्डन नहीं आया, ट्रैफिक थोड़ी बढ़ी, कुछ पैकेट्स ज्यादा ट्रैवल करना शुरू हो गए थ्रू दीज पैकेट स्विचेस, ठीक है, लेकिन ये पैथवेज हमने पैकेट्स की ट्रैवलिंग के लिए ही बनाए थे, तो वी आर नॉट बॉदर्ड। ये पैथवेज जब भी कॉन्जेस्टेड होना शुरू होंगे वो हमारे बिजनेस के लिए बेहतर है, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस मॉडल ही इनकी ज्यादा यूटिलाइजेशन के ऊपर है। वी कैन एक्चुअली अपग्रेड दीज रोड्स, ठीक है, दीज पाइप्स, और इन पैकेट स्विचेस को भी हम अपग्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। जो कंप्यूटेशनल लॉजिक है, जो एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका सारा का सारा आर्किटेक्चर है, वो हमारे एंड सिस्टम्स पे, हमारे नेटवर्क के बाहर है। एक चीज हमने और डिस्कस की थी कि जो भी लेयर हमारी यूज हो रही होगी, ऑब्वियसली जब डेटा नेटवर्क में ट्रेवल करेगा तो उससे नीचे की सारी लेयर्स की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। एप्लीकेशन एंड लेयर सिस्टम पे थी, एंड सिस्टम पे प्रोसेसेस हैं जो कि अपनी अपनी एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट करवानी थी तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी चाहिए थी। तो ये दोनों लेयर्स जो थी मेरी, ये मेरी एंड सिस्टम्स पे थी मेनली, मेरे कोर नेटवर्क के अंदर नहीं थी। कोर नेटवर्क जो है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डेटा ट्रांसमिशन। तो कोर नेटवर्क मेनली जो मेरी ये ब्लू कलर में सर्कल्ड है नेटवर्क लेयर, कोर सिस्टम सिर्फ नेटवर्क लेयर को डील कर रहा है। ऑब्वियसली एंड सिस्टम पे तो ये होगी ही क्योंकि इससे ऊपर की लेयर्स एंड सिस्टम पे मौजूद है। तो मेरे इस कोर नेटवर्क से डेटा पैकेट्स जो हैं बाय यूजिंग दिस नेटवर्क लेयर कैन रीच द डेस्टिनेशन। तो सिर्फ इतनी डिस्कशन को करने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी नेटवर्क लेयर का जो हेडर होगा उसमें और कुछ ना हो, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस लाजमी होगा, ठीक है। मेरी ये नेटवर्क लेयर जो है बहुत ज्यादा एनालॉजियस है टू आवर कन्वेंशनल पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, वो चाहे कार्गो सर्विसेज हैं, चाहे वो TCS जैसी कोई पोस्टल सर्विसेज हैं, या पाकिस्तान पोस्ट जैसी कोई पोस्टल सर्विसेज हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एनालॉजियस है उन सर्विसेज के साथ। मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस लिखे और पैकेट उन एड्रेसेस की मदद से इस वेब ऑफ राउटर्स में से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंचना शुरू हो गया। ऑब्वियसली जब भी पैकेट नेटवर्क में आएगा, इफ यू नोटिस दिस सिमुलेशन, हर लेयर अपना हेडर अटैच कर रही होगी। once this packet reaches the network layer, उसका साइज बढ़ा है due to some added information. That added information is actually source IP address and destination IP address and some other similar fields जिसको हम डिस्कस करते हैं अभी कुछ ही देर में। नेटवर्क लेयर की बेसिक दो फंडामेंटल जॉब्स हैं, दो रोल्स हैं जिनके लिए मेरी नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है। बाकी सब कुछ हमने नेटवर्क लेयर से हटा दिया। हमने एप्लीकेशन की लॉजिक इस तरह से बनाई, हमने अपनी एप्लीकेशंस के डिजाइन इस तरह से बनाई कि नेटवर्क उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। हमने अपनी तमाम तरह एप्लीकेशंस को अलग, इंडिपेंडेंट, आइसोलेटेड रखा फ्रॉम दिस नेटवर्क। उसकी वजह ये थी कि वी न्यू कि हमारे पास किसी भी राउटर पे हो सकता है मल्टी मिलियन पैकेट्स पर सेकंड भी गुजरने हो, तो वी डू वांट कि पैकेट्स की जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू दिस राउटर्स वो जितनी फास्टर हो सके वो हो। जब हम IP वर्जन 4 और 6 के डिफरेंसेस पढ़ने जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम इवन कुछ CPU साइकिल्स को भी बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम इवन राउटर के इंटरनल्स को जब देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि हम इवन राउटर्स के जो स्विचिंग फैब्रिक हैं वो इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि पैकेट को कॉपी और पेस्ट के, स्टोर और फॉरवर्ड के जो डिलेज हैं उनको भी किसी फॉर्म में अवॉइड कर सकें, ठीक है। हम इनको बहुत ज्यादा एफिशिएंट करना चाहते हैं बिकॉज दीज आर सम पैकेट स्विचेस जिन्होंने मल्टी मिलियन पैकेट्स यूजुअली पर सेकेंड ट्रांसमिट करने हैं। बाकी सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है हम एंड सिस्टम्स पे ले जाएंगे। जैसे जैसे मेरे नेटवर्क में एंड सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, वो अपनी कंपटीशन पावर के साथ आ रहे हैं, तो नेटवर्क में कंपटीशन कैपेसिटी भी बढ़ रही है। ये सिर्फ पैकेट स्विचेस हैं, पाथ फॉरवर्डिंग इनकी जॉब है। तो नेटवर्क लेयर दो काम करती है। एक काम ये करती है कि ये सारे जो पैकेट स्विचेस हैं आपस में एक कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन के साथ कुछ एल्गोरिथम्स चलाते हुए में हर पॉसिबल एंड सिस्टम के लिए पाथ सर्च करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड राउटिंग। आफ्टर सर्चिंग दोस पाथ्स हम एक टेबल बना सकते हैं जहां पे हम एक लिस्टिंग कर सकते हैं कि मेरी आउटगोइंग या मेरा आउटगोइंग इंटरफेस जो है मेरा इंटेंडेड डेस्टिनेशन A जो है वो मेरी राइट साइड पे मौजूद है, B जो है मेरे लेफ्ट साइड इंटरफेस नंबर 2 पे मौजूद है, C मेरे इंटरफेस नंबर 3 पे मौजूद है। तो राउटिंग और फॉरवर्डिंग जो है बेसिकली मेरी नेटवर्क लेयर की दो ही जॉब्स हैं। राउटर्स ने
कोलैबोरेटिवली कुछ एल्गोरिथम चलाए। जस्ट बाय सीइंग द पिक्चर्स आई कैन अज्यूम कि मैं ग्राफ थ्योरी के बहुत सारे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स और प्रोटोकॉल्स जो हैं इन राउटर्स पे अप्लाई कर सकता हूं अगर मैं इन राउटर्स को एक विजुलाइज कर लूं एक ग्राफ की फॉर्म में। और ऐसा ही हम करते हैं। राउटर्स ने कुछ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन को यूज करते हुए सिंपल स्टैंडर्ड ग्राफ थ्योरी को अप्लाई करते हुए, ठीक है, कुछ टेबल्स, कुछ फॉरवर्डिंग पाथ बनाए जिनके जरिए हम नेटवर्क के किसी भी हिस्से में मौजूद, लेट्स से मेरा ये एक कंप्यूटर है 0101 और मेरा ये एक कंप्यूटर है जिसका ये एड्रेस है 0111। तो इस तरह की जितने भी पॉसिबल एड्रेसेस से हमने हर एड्रेस के लिए एंट्रीज बनाना है। इन राउटर्स ने आपस में कोलैबोरेटिवली कुछ डिस्कशंस, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की which was essential to learn the network's topology। उसकी बेसिस पे हर राउटर ने अपनी अपनी एक पार्शियल पिक्चर बना ली। उस पार्शियल पिक्चर को हम कहते हैं कि हमारा फॉरवर्डिंग टेबल है या ये हमारा राउटिंग टेबल है। जो कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन करने के लिए एल्गोरिथम या प्रोटोकॉल हमने इस्तेमाल किया था, दैट वाज आवर राउटिंग एल्गोरिथम और राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इस राउटर 1 पे, इस राउटर ए पे फॉर एग्जांपल, ये उसकी एक पार्शियल स्टेट है नेटवर्क की टोपोलॉजी की। ऐसे ही इस राउटर 2 पे, राउटर 3 पे, राउटर 4 पे, राउटर 5 पे ऐसी ही कुछ ना कुछ पार्शियल टोपोलॉजी स्टेट्स होंगी। लेकिन अगर इनको हम सिक्वेंशली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एंड टू एंड एक पाथ कंप्लीटली बना के दिखा पा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स सपोज ये मेरा राउटर ए है। एक राउटर या एक पैकेट स्विच जो है, अगर आप गौर करें तो इट्स नथिंग बट जस्ट फ्यू इंटरफेसेस। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस पैकेट स्विच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 इंटरफेसेस हैं। तो इसको सिर्फ ये रिकॉर्ड रखना है कि इसने किस पैकेट को अपने इंटरफेस इस लेफ्ट वाले पे भेजना है और किस पैकेट को अपने इस राइट इंटरफेस पे भेजना है। हम इसको थोड़ा सा मजीद ज्यादा आसान करने के लिए नंबर कर देते हैं इंटरफेसेस को। फॉर दिस पर्टिकुलर राउटर ए वी नंबर द आउटगोइंग इंटरफेसेस इन क्लॉकवाइज मैनर एज 1 2 3 एंड 4। इस राउटर के ऊपर 4 इंटरफेसेस हैं। अब इस राउटर ने अपनी कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन से ये टेबल फिल किया। इसने कहा कि व्हेन एवर इट रीड्स अ पैकेट जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है इट हैज टू बी 0100, तो ये आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 3 पे फॉरवर्ड होगा, इस साइड पे आ जाएगा। व्हेन एवर इट रीड्स अ पैकेट जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा 0101, ये इसके आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 2 पे आ जाएगा जो कि इस साइड पे मौजूद है। सिमिलरली जो हमारी इस केस में एक पैकेट राउटर के ऊपर आ रहा है विद डेस्टिनेशन एड्रेस 0111 जो है दैट इज लोकेटेड ऑन माय आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 2। तो ये पैकेट इस पाथ को लेते हुए, आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 2 को लेते हुए इस नए राउटर के ऊपर पहुंच जाएगा। लेट्स से ये राउटर मेरा राउटर बी है। इसके भी 2 ही आउटगोइंग इंटरफेसेस है, एक इंटरफेस 1 है और एक इंटरफेस 2 है। ऐसा ही टेबल जैसा कि मेरे राउटर ए ने बना रखा था, ऐसा ही एक फॉरवर्डिंग टेबल उसी कोलैबोरेटिव राउटिंग एल्गोरिथम के पैकेट एक्सचेंज के जरिए मेरे इस राउटर के ऊपर भी बना हुआ होगा। इस राउटर के ऊपर भी वैसी ही एंट्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ना कोई एंट्री होगी दैट स्टेट्स कि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है 0111 should be forwarded to the outgoing interface number 1। तो इस आउटगोइंग इंटरफेस नंबर को पढ़ते ही मेरा ये जो राउटर है दिस कैन फॉरवर्ड दैट इनकमिंग पैकेट टुवर्ड्स दिस आउटगोइंग इंटरफेस, सो दैट पैकेट एक्चुअली रीचेस दिस राउटर व्हिच इज माय राउटर नंबर C। ऐसे ही क्लॉकवाइज मैनर में अगर मैं जाऊं तो इसके भी 1 2 और 3 आउटगोइंग इंटरफेसेस हैं। लेट्स सपोज यहां पे इसका एक और आउटगोइंग इंटरफेस नंबर 4 भी है। और लेट्स से इस 4 साइड नेटवर्क में यहां पे मेरा होस्ट जो है 0111 लोकेटेड है।
इसको हमने पहले भी ड्रॉ कर लिया था, उसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो इस पैकेट राउटर पे जब पैकेट आता है तो इस राउटर पे उस कोलैबोरेटिव एक्सचेंज के जरिए यहाँ पे भी एक एंट्री ऐड हो चुकी होगी 0 1 1 1 और यहाँ पे 4 लिखा होगा, दैट टेल्स द राउटर कि उसने पैकेट को इस साइड पे फॉरवर्ड करना है। इस साइड पे मेरा एंड सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो पैकेट यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब द प्रोसेस टू बिल्ड दीज टेबल्स, द प्रोसेस टू क्रिएट दीज टेबल्स, अब गौर करें यूजुअली ये टेबल्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में हैं। इस राउटर ए पे जो टेबल था वो एक हाफ पिक्चर दिखा रहा था नेटवर्क, ये सिर्फ इस राउटर को बता रहा था कि इसने कौन से इनकमिंग पैकेट को किस आउटगोइंग इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना है। यूजुअली पार्शियल इंफॉर्मेशन ही लोकेटेड होती है टेबल्स के ऊपर टू कीप देम शॉर्ट। इस राउटर के ऊपर भी एक पार्शियल टेबल मौजूद था, इस राउटर सी के ऊपर भी एक पार्शियल टेबल मौजूद था, लेकिन अगर मैं इनको इकट्ठा पढ़ता हूं तो आई कैन फाइंड आउट कि जो मेरा पाथ है फ्रॉम मशीन X to machine Y having an IP address 0111, वो मेरा पाथ बनता है X to A, जो कि ये वाला पाथ है X to A, then A to B, जो कि ये वाला पाथ है, then B to C and then C to Y। तो X to A to B to C to Y, ये पाथ फॉलो करते हुए मेरे पैकेट्स जो हैं दे कैन रीच देयर इंटेंडेड डेस्टिनेशंस। तो इन टेबल्स को बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड अ राउटिंग एल्गोरिथम, और उस टेबल को कंसल्ट करके पैकेट को फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेस है, ऑब्वियसली एल्गोरिथम चला तो इन सब राउटर्स के ऊपर इस तरह की स्टेट टेबल्स बनना शुरू हो गए। जैसे जैसे नेटवर्क में चेंजेस आएंगे, हो सकता है आफ्टर सम टाइम ये जो लिंक है ये लिंक ब्रेक हो जाए, तो इन टेबल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, क्योंकि स्टिल ये दोनों राउटर्स जो हैं दे कैन टॉक टू ईच अदर वाया दिस पाथ। तो ये जो चेंजेस आएंगी नेटवर्क के अंदर वो इन टेबल्स में खुद ब खुद रिफ्लेक्ट होती जाएंगी थ्रू द राउटिंग एल्गोरिथम। तो एक राउटिंग एल्गोरिथम चल रहा होगा जो टेबल्स बिल्ड कर रहा होगा, उन टेबल्स को हम राउटिंग और फॉरवर्डिंग टेबल कहेंगे। एक फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम चल रहा होगा जिसका काम सिर्फ इन फॉरवर्डिंग टेबल्स को कंसल्ट करना है और पैकेट को राइट आउटगोइंग इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड कर देना है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। तो ये दो फंडामेंटल जॉब्स हैं मेरी नेटवर्क लेयर की। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑब्वियसली मेरी जो टेबल्स की स्टेट होगी मेरे तमाम राउटर्स के ऊपर, इस राउटर का अपना कोई टेबल बन रहा होगा, इस राउटर का अपना कोई टेबल बन रहा होगा, ऑफ कोर्स मेरी जो टेबल की स्टेट होगी राउटर्स के ऊपर ये नेटवर्क के अंदर नॉर्मल रनिंग में चेंज हो रही होगी। अगर आपने कन्वेंशनल अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में कुछ ग्राफ ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट किया है तो यू नो कि पाथ फाइंडिंग के लिए इन मैट्रिक्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं। अगर आपने नहीं भी किया है तो हम अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के टाइम पे ये कंपटीशंस कर रहे होंगे। इन मैट्रिक्स पे कोई वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज अगर नेटवर्क की ट्रैफिक की रेशियो पे हैं या डेटा रेट पे हैं या दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट हैं तो मैट्रिक्स जो हैं दे आर लाइकली टू चेंज। अगर वो चेंज हो सकती हैं तो इसका मतलब है कि फॉरवर्डिंग टाइप्स पाथ्स जो हैं मुख्तलिफ हिस्सों में चेंज हो सकते हैं, ये लिंक हो सकता है किसी टाइम पे ब्रेक कर जाए। तो पाथ्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है टेबल्स जो हैं यहाँ पे राउटर्स पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। अगर चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा एक सोर्स और डेस्टिनेशन पेयर है इसके दरमियान ये जो ब्लू ट्रैफिक के पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। पैकेट की मैंने आपसे बात की थी कि कुछ भी नहीं है, एरेज ऑफ बाइट्स हैं जिनको जनरेट किया है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेरे जो कम्युनिकेशन इंटरफेस कार्ड्स हैं, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किटरीज हैं मेरी उन कार्ड्स के ऊपर मौजूद, उन्होंने सिग्नल्स को लिंक्स पे जनरेट किया है। वो सिग्नल्स जो हैं वो बेसिकली कुछ भी नहीं, ग्रुप्स ऑफ बाइट्स हैं, तो उनको आसानी के लिए मैंने ये ब्लू पैकेट्स की फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखा दिए। तो मेरी ये जो ब्लू ट्रैफिक है, ये मेरे जो ब्लू डेटा पैकेट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं नेटवर्क में, यू कैन सी कि इसी सोर्स और डेस्टिनेशन पेयर के लिए ये मुख्तलिफ पाथ्स ले रहे हैं। अ फ्यू ऑफ द पैकेट्स उन्होंने ये पाथ लिया और यहाँ से होते हुए डेस्टिनेशन पे गए। अ फ्यू ऑफ दोज पैकेट्स वो इस पाथ से होते हुए इधर गए। अ फ्यू ऑफ दोज पैकेट्स वो इस पाथ से होते हुए इधर गए।
तो नेटवर्क की खासकर एक लार्जर फाइल ट्रांसफर में दिस इज वेरी लाइकली कि पैकेट्स मुख्तलिफ पाथ ले रहे हैं। ये वही रैशनल था, ये वही डिस्कशन थी जिसकी वजह से हम टीसीपी या दूसरी चीजों को पढ़ते हुए बात कर रहे थे कि पैकेट्स जो हैं दे कैन बी डिलीवर्ड आउट ऑफ ऑर्डर एट डेस्टिनेशंस। हो सकता है बाद में भेजा हुआ पैकेट पहले पहुंच जाए क्योंकि उसने जो पाथ लिया था वो पाथ फास्टर था। तो ये पाथ कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। अपडेट करने का प्रोसेस जो है दैट इज राउटिंग एल्गोरिथम। राउटिंग टेबल को कंसल्ट करके पैकेट को आगे भेजने का जो प्रोसेस है दैट इज अवर फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम। एनी क्वेश्चन सो फार? ग्रेट, आई बिलीव वी आर गोइंग गुड सो फार। मुझे अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज इफ यू कैन आंसर। मेरा ये राउटर जो है इसके ऊपर जो मौजूद राउटिंग टेबल है, या इफ आई कैन डिस्कस दिस थिंग हियर, मैंने कहा कि मेरे इस राउटर पे मौजूद जो राउटिंग टेबल है ये हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए एक वैल्यू की एंट्री रखता है। फॉरगेट अबाउट आईपी वर्जन 6, अगर हम सिंपल जो पुराना हमारा वर्जन 4 भी चल रहा है उसकी बात भी करते हैं तो वी डू हैव 32 बिट आईपी एड्रेस स्पेस। By 32 bit I mean 2 raised to power 32 possible combinations are there. At least 4 billion different entries are possible. एक्चुअली हमारी जो है नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस की वॉल्यूम या स्पेस आप वी ऑल नो कि इससे कहीं बड़ी हो चुकी है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी हैड टू मूव टुवर्ड्स IPv6। लेकिन अगर मैं स्केल प्रॉब्लम का बहुत छोटा भी रखता हूं, आई जस्ट टॉक अबाउट 4 बिलियन एंट्रीज, तो डू यू बिलीव कि हमें इस राउटर पे 4 बिलियन एंट्रीज बनानी चाहिए इस राउटर ए पे? Because we need to have path to every possible destination in the network. मेरे पास तो पैकेट आएगा। देखिए एज अ यूजर मैं कभी यूएस में बैठे हुए किसी दोस्त से स्काइप पे बात कर रहा हूँ, कभी मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ टोरेंट से जो कि चाइना में होस्टेड है, ठीक है, कभी मैं कोई क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहा हूँ और वो जो है सर्वर है वो जर्मनी में होस्टेड है। तो राउटर कैन नेवर प्रिडिक्ट कि मेरा कौन सा पैकेट जो है वो किस मुल्क में जाना है। मैंने तो एक डेस्टिनेशन एड्रेस देके पैकेट रिलीज कर देना है, इस राउटर ने उस पैकेट का आउटगोइंग इंटरफेस डिसाइड करना है, उसको भेजना है। इसका मतलब इस राउटर को यहाँ पे हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए कुछ ना कुछ एंट्री चाहिए। तो डू यू बिलीव कि हमें 4 बिलियन पॉसिबल एंट्रीज बनानी चाहिए या बिलियंस ऑफ एंट्रीज बनानी चाहिए? सिंपली स्पीकिंग एफिशिएंट नहीं होगा। कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म जहन में आता है? एक चीज तो एसेंशियली तय है ना कि मुझे हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए कोई ना कोई एंट्री चाहिए। मेरे पास जब भी कोई पैकेट आए उस पर कोई डेस्टिनेशन एड्रेस हो जो कि वैलिड हो, जब भी मेरे पास कोई पैकेट आए जिसपे कोई डेस्टिनेशन एड्रेस हो जो कि वैलिड एड्रेस हो, तो मुझे अंदाजा होना चाहिए कि इसको मैंने किस आउटगोइंग इंटरफेस की तरफ भेजना है, ठीक है। एफिशिएंट वे कोई आपको नजर आता है? सर काइंडली ये लास्ट में आप रिपीट कर देंगे क्योंकि सर डिस्कनेक्ट हो गया। ओके फाइन, मेरा सवाल ये है आई एम सॉरी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे इस राउटर पे पैकेट आ सकता है जो दुनिया में पॉसिबली किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हो। ये मेरा नेटवर्क है ना, इसने पैकेट को फॉरवर्ड करना है टुवर्ड्स एनी इंटेंडेड पॉसिबल डेस्टिनेशन, उसके क्लोजर फॉरवर्ड करना है। नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन है, हम क्लोजर अगर जाते जाएंगे तो इवेंचुअली वी रीच द डेस्टिनेशन। अगर लाहौर जाना है तो क्लोजर फॉरवर्डिंग ये होगी कि मूव टुवर्ड्स मोटरवे, ठीक है ना। तो इवेंचुअली पैकेट्स जो हैं जैसे जैसे क्लोजर जाते जाएंगे रेस्ट एरिया से होते हुए तो करीब पहुंचते जाएंगे डेस्टिनेशन, इवेंचुअली दे रीच द डेस्टिनेशन। तो इस राउटर पे जब भी कोई पैकेट आएगा इसको उसकी इंटेंडेड डेस्टिनेशन के क्लोजर मैंने फॉरवर्ड करना है, जो भी राउटर उसके ज्यादा करीब होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर डेस्टिनेशन एंट्री जो है यहाँ पे होनी चाहिए, हर डेस्टिनेशन एड्रेस की पॉसिबल एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। पॉसिबल डेस्टिनेशन की बात करें तो आईपी एड्रेस स्पेस या दुनिया में जो कनेक्टेड डिवाइसेस का काउंट है वो तो बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ एंट्रीज चाहिए। क्या मुझे हर राउटर पे बिलियंस ऑफ एंट्रीज बनानी चाहिए? वन ऑफ यू आंसर्ड के ये एफिशिएंट नहीं होगा लेकिन बनाना मजबूरी है। कैन वी कम अप विद सम एफिशिएंट सॉल्यूशन? जी, एनी एफिशिएंट आइडिया? लोकेलिटी प्रिंसिपल। लोकेलिटी, हम लोकेलिटी प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम कहें कि किसी भी एक लोकेलिटी के या किसी भी एक रीजन के आईपी एड्रेसेस जो हैं वो कॉन्टिजियस हैं, ग्रुप की फॉर्म में, so that instead of adding 1000 entries I add one entry for an entire group। तो जब भी मेरे पास कोई एड्रेस आएगा, पैकेट आएगा, मैं सिंपली देखूंगा कि डेस्टिनेशन आईपी जो है वो ग्रेटर देन है उसकी स्टार्टिंग रेंज से और लेस देन है या स्मॉलर देन है उसकी एंडिंग रेंज से, तो मैं कहूंगा कि पैकेट जो है इस इंटेंडेड डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड होना चाहिए। एग्रीड? यस ग्रेट। ऐसे ही होता है हमारे आईपी एड्रेसेस जो हैं
हायरार्किकल हैं, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और कॉन्टिजियस हैं अपनी अपनी लोकेलिटीज में। उसका हमें एडवांटेज ये होता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग एवरी पॉसिबल एंट्रीज वी कैन ऐड एड्रेस रेंजेस। मैं कह सकता हूँ कि एड्रेस नंबर, फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं कह सकता हूँ कि एड्रेस नंबर 1 to 100 जो है दैट इज एक्चुअली डेजिग्नेटेड फॉर लाहौर, 101 to 200 इज डेजिग्नेटेड फॉर इस्लामाबाद, 201 to 300 इज डेजिग्नेटेड फॉर रावलपिंडी। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं लेकिन ये ग्रुप एंट्रीज हैं। तो अगर मेरे पास एक एड्रेस आता है 143 तो मुझे सिंपली कंपैरिजन करने हैं कि एड्रेस शुड बी ग्रेटर देन 101 एंड लेस देन 200, तो ये इस प्रॉपर ग्रुप की रेंज में लाई कर जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एंट्री फॉर ईच डेस्टिनेशन एड्रेस आई कैन मेक एंट्रीज फॉर ग्रुप्स ऑफ डेस्टिनेशंस। एनी क्वेश्चन सो फार? सर एक पर्टिकुलर ग्रुप में आने के बाद भी दोबारा फिर चेक तो करना पड़ेगा ना कि किस पर्टिकुलर उसके करीब पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि उसके करीब जो लोग मौजूद होंगे वो ज्यादा क्लियर पिक्चर बना के बैठे हो सकते हैं। ठीक है। वंस पैकेट इस्लामाबाद में पहुंच जाता है तो अब राउटर को इस्लामाबाद में हर डेस्टिनेशन के लिए होना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इन इस्लामाबाद आर फ्यू और असल में वहां पे भी ग्रुप हो सकते हैं। हो सकता है नस्ट को एक ग्रुप में आईपीज मिले हुए हों, कॉमसेट्स को एक ग्रुप में आईपीज मिले हुए हों, एचईसी को एक ग्रुप में आईपीज मिले हुए हों, तो वहां पे भी ग्रुप एंट्रीज होंगी। तो मैं अपने बिलियंस के स्केल को कुछ हंड्रेड्स के स्केल पे लेके आ सकता हूं एंट्रीज को। असल में हर जगह ऐसे ही हो रहा होता है टेलकोज में भी यही हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के सेल नंबर की बात करता हूं पाकिस्तान में, तो डू यू थिंक कि जब भी कोई सेल नंबर डायल किया जाता है तो बिलियन ऑफ एंट्रीज सर्च होती हैं पूरी दुनिया के लिए? नो। 0092 दैट वाज पाकिस्तान, 300 दैट इज मोबीलिंक। अब सिर्फ मोबीलिंक की एंट्रीज सर्च होनी चाहिए और मैंने सिर्फ 2 सर्च ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं अभी तक। 55 दैट इज इस्लामाबाद। ठीक है, मैंने सिर्फ 3 सर्चेस परफॉर्म किए हैं। नाउ आई नो कि जो है सिर्फ इस्लामाबाद की जो एड्रेस बुक है वो सर्च होनी चाहिए। तो मैंने प्रॉब्लम जो था बिलियंस ऑफ एड्रेसेस से रिड्यूस करके कुछ फ्यू हंड्रेड या फ्यू थाउजेंड एंट्रीज तक ले गया हूं। और उसके बाद भी हैश्ड सर्चेस और दूसरी इस तरह की जो अप्रोचेस हैं उनको मैं यूज कर सकता हूं। प्रॉब्लम ये है कि इस राउटर ने मल्टी मिलियन सर्चेस करनी है फ्रॉम दिस टेबल, सो वी वांट टू कीप दिस टेबल शॉर्ट एंड वी हैव टू कीप दिस टेबल एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल, ताकि हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास कोई वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो। अदरवाइज मेरे पास एक पैकेट आया है जिसका डेस्टिनेशन का मुझे पता ही नहीं है कहाँ भेजना है, तो मुझे वो पैकेट डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन अनरीचेबल का पैकेट वापस भेजना पड़ेगा सेंडर को। ठीक है, वो आईसीएमपी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे वो मैसेज जो है ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो मुझे इसको कॉम्प्रिहेंसिव रखना है ताकि हर पॉसिबल डेस्टिनेशन के लिए मैं एड्रेस दे सकूं। एट टाइम्स नहीं भी मेरे पास एंट्री होगी, इन दैट केस डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मैसेज आप लोगों ने खुद पिंग वगैरह में कई दफा इस तरह के मैसेज देखे होंगे। और मैंने इसको छोटा भी रखना है सो दैट आई कैन परफॉर्म मल्टी मिलियन सर्चेस पर सेकंड। तो इस स्कोप को जाते हुए हमने देखा कि एड्रेसेस को हायरार्किकल रखते हुए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेल फोन्स की मैंने मिसाल दी, उसमें भी यही होता है। तो यहीं से हमें एक और अंदाजा, आप अपनी लैब्स में भी ये चीज देख रहे होगे, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को अलग अलग करने का मकसद क्या होता है। सर्चिंग एवरी पॉसिबल होस्ट इज डिफरेंट, डिफिकल्ट। ठीक है, सर्चिंग एवरी पॉसिबल नेटवर्क इज सिंपलर। दुनिया में 10,000 नेटवर्क्स होंगे ज्यादा से ज्यादा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? आपकी सर्च का स्कोप छोटा हो जाता है। अगर मैंने कॉल मोबिलिंक को सर्च करके उन तक फॉरवर्ड कर दी तो मोबिलिंक अपने इंटरनल डेटाबेस में खुद सर्च करके ढूंढ सकता है कि उसने इस पैकेट को किस पर्टिकुलर राउटर तक भेजना है। तो यहां पे जो एंट्रीज हैं ये असल में नेटवर्क की रेंजेस की एंट्रीज हैं, नेटवर्क की एंट्रीज हैं। पीटीसीएल है तो उसके पास एक एड्रेस रेंज है, यूफोन है तो उसके पास एक एड्रेस रेंज है, नस्ट है, एचईसी है, दूसरे इस तरह के इदारे हैं उनके पास अपनी अपनी एड्रेस रेंजेस है, नया टेल है उनके पास अपनी एड्रेस रेंज है। तो मुझे पूरा का पूरा जो है एड्रेस स्पेस से गुजरने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह के ब्लॉक बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंट्रीज होंगी, अगर मैं 32 बिट आईपीज की फॉर्म में डिवाइड करने की कोशिश करूं तो वो एंट्रीज इस फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी। अब मेरे पास कोई एक पैकेट आता है किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन आईपी के साथ, तो मुझे कुछ चेक्स लगाने हैं। इफ ग्रेटर देन दिस एंड स्मॉलर देन दिस तो यहां लाई करेगा, इफ ग्रेटर देन दिस एंड स्मॉलर देन दिस तो वो यहां लाई करेगा, इफ ग्रेटर देन दिस एंड स्मॉलर देन दिस तो वो यहां लाई करेगा। फॉलो कर रहे हैं इस बात को?
Yes, sir. Now we don't have to perform those millions of searches or billions of searches. कुछ if लगा के हम ये वाला काम कर सकते हैं, इससे मजीद एफिशिएंट हम कर सकते हैं। इन डिस्कशंस पे मेरा फोकस करने का मकसद ये है कि आपको बहुत सारी जगहों पे इवन एट एप्लीकेशन लेयर इस तरह के एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्टाइल है इन्फर करने के लिए, जहां पे आपने किसी खास ग्रुप में किसी डेटा को लाई करवाना है तो बहुत तेजी से आप अपने प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसको एफिशिएंट करने का एक तरीका है, मुझे बेसिकली परफॉर्म करना है ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। इसका मतलब ये है कि कुछ इनिशियल बाइट्स होंगी जो कॉमन होंगी। इफ अ पैकेट इज और इफ अ डेस्टिनेशन एड्रेस इज ग्रेटर देन दिस एड्रेस एंड स्मॉलर देन दिस एड्रेस, तो उसका मतलब ये है कि जो इनकी कॉमन बिट्स हैं, जो कि अगर आप गौर करें ये कॉमन बिट्स हैं। फर्स्ट 21 बिट्स आर कॉमन। ऑक्टेट्स की फॉर्म में एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है और ये 5 बिट्स हैं। पहली 21 बिट्स जो हैं दे आर कॉमन। तो अगर इफ अ पैकेट्स डेस्टिनेशन एड्रेस इज ग्रेटर देन दिस एड्रेस एंड स्मॉलर देन दिस एड्रेस, उसका मतलब ये है कि उसकी पहली ये जो 21 बिट्स हैं वो तो यही होंगी। फॉलो कर रहे हैं इस बात को आप? यस सर। ऐसे ही अगर कोई पैकेट यहां लाई करता है तो उसकी भी पहली बिट्स जो कॉमन वाली हैं वो यही होंगी। इस अगली एग्जांपल में हमारी जो कॉमन बिट्स हैं वो यहां तक हैं, 24 तक। तो वी जस्ट कीप द कॉमन बिट्स। ये पहली 16 कॉमन बिट्स थी, नेक्स्ट केस में 24 कॉमन बिट्स थी, उससे जो अगला केस था उस केस में मेरे पास यहां तक कॉमन बिट्स थी, 19 कॉमन बिट्स। तो मैंने ये रख दिए। अब मैं इनकमिंग पैकेट की इतनी ही बिट्स का इनके साथ बिटवाइज एंड करना शुरू कर देता हूं। जहां पे मैचिंग आ जाती है मैं कहता हूं कि पैकेट जो है वो उस इंटरफेस पे जाना चाहिए। तो अब मुझे सिर्फ बिटवाइज एंड परफॉर्म करना है। यूजुअली मेरे प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन में होता है। अगर इंस्ट्रक्शन में मौजूद है तो मैं एक या बहुत ही थोड़े से सीपीयू साइकिल्स में भी परफॉर्म कर सकता हूं। तो वो जो मल्टी मिलियन सर्चेस पर सेकंड मुझे परफॉर्म करनी थी, नाउ आई कैन डू दैट, क्योंकि मेरी क्लॉक रेट काफी फास्टर है और यूजुअली कुछ सीपीयू साइकिल्स में मैं एक सर्च कर भी सकता हूं। फॉलो कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को आप? यस सर। तो इस प्रोसेस को हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग कहते हैं। इनकमिंग पैकेट का जिस भी एंट्री के साथ सबसे ज्यादा बिट्स मैच हो जाएंगी उस आउटगोइंग इंटरफेस पे हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अभी 1 से 2 वीक जो है IPv4 की डिस्ट्रीब्यूशन और सब नेटवर्किंग पे स्पेंड करने हैं। उसके बाद हमें वेरिएबल नेटवर्क साइजेस की एक टर्म है जिसका हमें बेहतर से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर हैविंग अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस वेरिएबल नेटवर्क एड्रेसिंग, वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों कुछ एंट्रीज जो हैं दे आर 24 बिट्स लॉन्गर एंड क्यों कुछ एंट्रीज जो हैं दे आर 21 बिट्स लॉन्गर एंड सम ऑफ द एंट्रीज आर 19 बिट लॉन्गर। एंड देन वी विल कम अक्रॉस सिचुएशंस जहां पे एक पैकेट जो है पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है मल्टीपल एंट्रीज का। फॉर एग्जांपल दिस पैकेट इज अ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर दिस नेटवर्क एज वेल एज दिस नेटवर्क। अगर इन दोनों का नेटवर्क का कैंडिडेट है तो जिधर ज्यादा बड़ा मैच हो रहा है हम इसको वहां पे फॉरवर्ड करेंगे। दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। तो वेरिएबल लेंथ एड्रेसिंग या सब नेटवर्किंग को जब हम देखेंगे तो हमें इसका बेहतर से अंदाजा आएगा। आई नो कि आप अपनी लैब्स में अब तक नेटवर्क एड्रेसेस और होस्ट एड्रेसेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। प्लीज उसको एक दफा आप जरूर गुजरिएगा, इस लेक्चर से जरूर गुजरिएगा, ताकि जब हम एड्रेस स्पेसिस के ऊपर जाएं और एड्रेस और सब नेटवर्किंग और सुपर नेटवर्किंग को डिस्कस करें तो ये हमारी जो डिस्कशन उससे पहले की जो है हम एसेंशियल जो बेसिक नॉलेज है हमारे पास हो। एनी क्वेश्चन सो फार? यस सर। जी ग्रेट, प्लीज सर प्लीज। सर आजकल के प्रोसेसर्स तो सर 64 बिट है, तो हमें रिड्यूस करने की जरूरत तो नहीं है रेंज? नहीं है।
वो तो आपने अपने डेटा स्ट्रक्चर को जैसे हैंडल करना आप कर सकते हैं। मैं अपने 32 देखें आपने अपनी जो डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे ना आर्किटेक्चर के अंदर वो भी बात आनी शुरू हो जाएगी कि आप रिस्क पे हैं या सिस्क पे हैं। आपके जो डेटा स्ट्रक्चर है, मैं अपने 32 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर रहते हुए भी 1000 बिट वेरिएबल को भी हैंडल कर सकता हूँ। आपको डेटा स्ट्रक्चर उस तरीके से स्टोर करना है, और यूजुअली आपने नहीं करना होता, आपका वो जो अंडरलाइंग जो भी एप्लीकेशन का वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना, उसने ये चीजें आपके लिए खुद से ट्रांसलेट कर दी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप इंट 32 के ऊपर डील कर रहे हैं तो डजंट मैटर कि आप 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं या आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अगर आप 32 बिट इंटीजर्स पे डील कर रहे हैं तो यू आर डीलिंग विद 32 बिट इंटीजर्स। आपको एक डेटा टाइप बनानी है। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? ठीक है, आप इसी वजह से जब भी आप अपनी खासकर नेटवर्क्स की अगर ओपन सोर्स की जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं फ्रॉम कमिंग वीक इंशाल्लाह, तो आप ओपन सोर्स जो फाइल्स वगैरह वो देखनी शुरू करेंगे, वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इंट लिखने की बजाय एक्सप्लिसिटली लोगों ने टाइप डेफ करके इंट 32 की टाइप्स बनाई होती हैं। यूजुअली ये चीजें जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से हैंडल कर रही होती है। ठीक है, अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहती है कि आप इस चीज को भी गारंटी करें कि यही हो। तो मैं 32 की टाइप बना सकता हूँ। ठीक है, मैं शॉर्ट इंट की 16 बिट की टाइप बना सकता हूँ, पोर्ट नंबर मेरा 16 बिट इंटीजर होगा। तो वो उन चीजों को खैर हम अपनी लैब के अंदर काफी बेहतर से डील कर रहे होंगे, तो वो इश्यूज नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी अदर क्वेश्चंस? यहीं पे आपकी उसी चीज के लिए एक और पॉइंटर कि आपका जो वर्जन 6 है दैट इज 128 बिट लॉन्ग, तो मुझे उसके लिए अलग से डेटा टाइप बनानी पड़ेगी। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस?